हेलो एवरीवन। रिसर्च मैथोडोलॉजी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग एंड इट्स मेथड्स। निदर्शन के प्रकार और उसकी विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ये हमारा जो सैम्पलिंग है उसका लास्ट वीडियो है। इसका पहले वीडियो में हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर अपने ये सैम्पलिंग वाला कंप्लीट होगा। इससे पहले हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ पर एक बार फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपके ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले जो निदर्शन या सैम्पलिंग है उसको विभिन्न नामों से प्रतिदर्श भी कहा जाता है, न्यादर्श भी कहा जाता है, प्रतिचयन भी कहा जाता है, निदर्शन भी और नमूना भी। ये सभी किसके नाम है? एक ही नाम है, ये सिनोनिम्स है सभी, और इंग्लिश में इसको सैम्पलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन प्रतिदर्श का पूछा जाए या न्यादर्श का पूछा जाए या फिर निदर्शन का, नमूने का, प्रतिचयन का, एक ही बात है। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपको समझनी है, क्लियर होनी चाहिए। पहला है समग्र। समग्र का या जनसंख्या का मतलब यहाँ पर वो पॉपुलेशन नहीं है जैसे हम 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या कितनी है, उस तरह की जनसंख्या की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जनसंख्या या समग्र या यूनिवर्सल या पॉपुलेशन या समष्टि का मतलब होगा जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की संख्या। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में हरियाणा के 3 कॉलेजों की स्टडी कर रहे हैं, और 3 कॉलेज हमने छांटे हैं। गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज चीका, गवर्नमेंट पीआईजी गर्ल कॉलेज जींद, और गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर। इन तीनों कॉलेजों के बच्चों की स्टडी करते हैं तो इन तीनों कॉलेज के जो बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, वो जनसंख्या कहलाएगा, वो समग्र कहलाएगा। क्लियर बात? जनसंख्या समग्र का मतलब क्या होगा? जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उस क्षेत्र की सारी जो संख्या है वो समग्र या जनसंख्या कहलाएगी। अब संगणना या जनसंख्या या सेंसस का मतलब आप समझिएगा। संगणना का या सेंसस का मतलब जनसंख्या। यहाँ पर कौन सी जनसंख्या? जब हम स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम दो तरीके अपनाते हैं। दो तरीके हम कौन से अपनाएंगे? या तो हम संगणना मेथड यूज करेंगे, सेंसस मेथड यूज करेंगे, या सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे। संगणना मेथड क्या है? ये उस समय प्रयोग में किया जाता है जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत छोटा हो और हमें 100% शुद्धता की जरूरत हो, मतलब 100% हमें प्योरिटी चाहिए, भी जो निष्कर्ष आए वो पूर्णतः शुद्ध हो, तो वहाँ पर हम जनसंख्या मेथड का प्रयोग करते हैं। जनसंख्या का मतलब ऊपर आपको जनसंख्या हमने बताया था। यदि पूरी जनसंख्या की स्टडी की जाए, जितने उस तीनों कॉलेज में बच्चे, उन प्रत्येक बच्चे की यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो वो जनसंख्या मेथड कहलाएगा, वो सेंसस मेथड कहलाएगा, वो संगणना मेथड कहलाएगा। ओके, क्लियर बात? संगणना मेथड। लेकिन यदि अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। और अध्ययन क्षेत्र का यदि दायरा बड़ा है, भौतिक रूप से यदि दायरा बड़ा है, जैसे इंडिया में हमें कोई सर्वे करना है, तो वहाँ पर संगणना मेथड या जनसंख्या मेथड सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा और इसमें धन और मेहनत भी बहुत ज़्यादा खर्च होगी। अब यहाँ पर हम किस मेथड का यूज करते हैं? सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग या निदर्शन। सैम्पलिंग या निदर्शन या नमूने का मतलब क्या है? पूरी जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में से हम अपनी जो अध्ययन है उसमें सभी को प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ इकाइयों को छांट लेंगे और उन्हीं इकाइयों को अपने अध्ययन में शामिल करेंगे, और उन इकाइयों को हम अध्ययन में शामिल करेंगे, उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे उस निष्कर्ष को हम पूरी संख्या या समूह पर लागू कर देंगे, तो उसको कहा जाएगा सैम्पलिंग मेथड। सुनिए, हमने जीसीजी चिक्का, पीआईजी जीसीडब्ल्यू जींद और एफजीएम जीसी आदमपुर कॉलेज के बच्चों की बात की। मान लीजिए इन तीनों कॉलेजों में 6000 बच्चे हैं, तो ये 6000 क्या कहलाएगा अपना? ये 6000 कहलाएगा अपना समग्र या जनसंख्या। यदि हम इन 6000 बच्चों की स्टडी कर रहे हैं और फिर निष्कर्ष निकालेंगे तो वो कहलाएगा सेंसस मेथड या जनसंख्या विधि। ओके, और मान लीजिए हम 6000 का अध्ययन नहीं करके इनमें से हमें इकाइयां निर्धारित कर ली, भी हमें तीनों कॉलेजों में से केवल 200 बच्चों की स्टडी करनी है, तो वो जो 200 बच्चे हमने छांटे हैं वो कहलाएंगे अपने सैम्पलिंग या निदर्शन। अब ये जो 200 बच्चे छांटे हैं इन पर हम स्टडी करेंगे और इन पर जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो निष्कर्ष हम इन 6000 पर लागू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये 200 बच्चे, इनकी जो विशेषताएं हैं वो इन 6000 की विशेषताएं, मतलब जो सैम्पलिंग या निदर्शन की विशेषताएं हैं वो ही विशेषताएं किसकी होगी?
जनसंख्या की होगी, समग्र की होगी, समूह की होगी। और इससे जो निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष नमूने के निष्कर्ष है वो हम किस पर लागू कर देंगे, जनसंख्या या समूह या समग्र पर लागू कर देंगे। तो इसमें हम तीन चीज़ें ये दोहराते रहेंगे। एक तो समग्र बार बार आएगा, जनसंख्या बार बार आएगा। तो जनसंख्या का मतलब अध्ययन क्षेत्र की संख्या होगी। संगणना मेथड छोटे समूह के अंदर किया जाएगा। सैंपलिंग का मतलब पूरी जनसंख्या में से हमने कुछ सैंपल छांट लिए हैं, उसको हम निदर्शन कहेंगे। उसके आधार पर जो स्टडी की जाएगी उसे सैंपलिंग या निदर्शन विधि कहा जाता है। इसकी पूरी डिटेल से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सैंपल चीज़ क्या होती है वो इस स्लाइड से आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 1250 परिवार है। इन 1250 परिवारों की आर्थिक स्थिति का हमें अध्ययन करना है। 1000 हिंदू परिवार, 200 मुस्लिम परिवार और 50 सिख परिवार है। और हम यदि 1250 परिवार की स्टडी कर रहे हैं तो वो जनसंख्या विधि सेंसस मेथड कहलाएगा। यदि हमने इसमें से मान लीजिए 125 परिवार हमने यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहे हैं, 125 परिवार यदि हमने यहाँ पर चुन लिए हैं अपने इन 1250 में से, तो ये क्या कहलाएगा, 125 है, ये निदर्शन या सैंपलिंग कहलाएगा। और ये देखिए सारे इन समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समूह के प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे हैं, इनमें हिंदू परिवार भी हमने शामिल कर लिए, मुस्लिम परिवार भी शामिल कर लिए और हमने इसमें सिख परिवार भी शामिल कर लिए हैं। अब ये एक निश्चित अनुपात में हमने छांटा है, जैसे 10%। तो यहाँ पर एक निश्चित अनुपात में इसमें 100 का 1000 का 10% 100 हो गया, 200 का 20 हो गया और 50 का 10% 5 हो गया। तो एक निश्चित इकाइयों का, पूर्व निर्धारित निश्चित इकाइयों का समग्र में से जब हम अध्ययन के लिए सिलेक्शन करते हैं वो नमूना या फिर सैंपलिंग कहलाता है। और वो नमूना या जो सैंपलिंग है वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब 125 परिवार है, ये पूरे 1250 परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये 125 जो परिवार है इन पर जो अपने निष्कर्ष निकलेंगे, सार निकलेगा, वो हम इस समूह में लागू कर देंगे। तो इससे क्या होती है, अपने समय की बचत भी होती है, धन की बचत भी होती है और मेहनत की बचत भी होती है और काम है वो जल्दी भी हो जाता है। अब आगे इसमें हम आपको बताएंगे सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड में हमने किया है, एक तो संभाव्य निर्देशन होता है और एक होता है असंभाव्य निर्देशन। इसका मतलब हो गया सैम्पलिंग विधि है उसके प्रकार हमने किया है, जो सैम्पलिंग या निदर्शन है उसके प्रकार करते हैं हम। इसकी अगली स्लाइड में हम आपको वो दिखाएंगे, इसके प्रकार उस पर डिस्कस हम करेंगे। यहाँ पर इसकी विधियों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो एक तो होता है संभाव्य निदर्शन और एक असंभाव्य। संभाव्य को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड भी हम कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मेथड या संभाव्य निदर्शन का मतलब ये होता है कि जिस निदर्शन में सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर हो। मतलब किसी भी इकाइयों को हम वांछित और अवांछित न मानते हुए सभी इकाइयों को जब चुने जाने की संभावना बराबर हो तो इसे हम संभाव्य विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे लॉटरी विधि है, लॉटरी किसी की भी निकल सकती है, सभी के लॉटरी निकलने की संभावना है। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों में से हमने ये इकाइयाँ चुन ली भी। एक तो ये इकाई हमने सेलेक्ट कर ली और एक इकाई सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर हमने सैंपल के रूप में छांट लिया है। तो अब इसमें से पहली जब हमने इकाई छांटी थी तो इन सभी के पहली इकाई छांटी तो इन बाकी जो 3 इकाइयाँ थी उनके भी इसमें शामिल होने की संभावना बराबर थी। किसी को हमने वांछित या अवांछित नहीं माना था। जब एक इकाई का सिलेक्शन हुआ तो इससे दूसरी इकाइयों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब सभी के इसमें शामिल होने की या चुने जाने की संभावना बराबर होती है, इसीलिए इसे संयोग विधि भी कहा जाता है। तो अब जो हम सैम्पलिंग मेथड है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, उस यहाँ पर तो हम विधि के बारे में बताएंगे। विधि कौन सी होगी भी, सैंपल छांटने की विधि कौन सी है। जैसे आप एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में भी लिया था कि जब हम डेयरी में दूध देने जाते हैं तो वो सैंपल उठाते हैं दूध का, पूरे दूध का माप नहीं करते, दूध का एक सैंपल उठाएंगे, उसके जितना वैल्यू आएगी वो पूरे दूध के ऊपर वो लागू कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरे दूध के ऊपर वो नमूना लिया गया, उस नमूने की जो विशेषताएं थी वो पूरे समूह की विशेषताएं और नमूने से निष्कर्ष निकल कर आए वो समूह पर लागू कर दिए गए और पूरे दूध में से किसी के भी उसमें शामिल होने की संभावना रहती है। तो अब यहाँ पर हम इसको हम कहते हैं संभाव्य निदर्शन या देव निदर्शन। तो इसमें पहली जो विधि है, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहली विधि अनियत या देव निदर्शन विधि है। इसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। क्रमबद्ध नियत अनियत या दैविक निदर्शन विधि है, इसको सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है।
वर्गबद्ध स्तरीय विधि है, इसको स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग भी कहा जाता है। समूह अनियत क्लस्टर्ड या एरिया रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। बहुचरणीय यादृच्छिक का मतलब मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग भी होता है। और अनसिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग अनियमित अंकन विधि, मतलब ये वो विधियां हैं जो संभाव्य है, जिसमें पक्षपात की संभावना नहीं होती, और जो शोध करता है, सिलेक्शन करता है, उसे नहीं पता होता भी कौन सी विधि उसके अध्ययन में कौन सी इकाई उसके अध्ययन में शामिल होगी, तो इसमें पक्षपात की संभावना लगभग न के बराबर होती है। तो पहली विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये है अपनी पहली विधि, अनियत या देव निदर्शन। इसको यादृच्छिक देव निदर्शन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। जैसे हमने सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर होने का मतलब ये हुआ, जैसे इसके अंदर मान लो 500 इकाइयाँ हैं, 500 इकाइयों में से हमने 100 इकाइयाँ छांटनी है। यदि हमने ये 100 इकाइयाँ छांटेंगे तो इसमें 500 में से सब किसी भी इकाई का नंबर इसके अंदर आ सकता है, इसका मतलब सभी के चुने जाने की संभावना है। और यदि इसमें से एक बात ध्यान रखनी है, एक इकाई के चयन का दूसरी इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने पहली इकाई का चयन कर लिया, तो इसके बाद 499 इसमें और बच गई, उसमें किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी के चुने जाने की संभावना बराबर रहेगी। और जो ये इकाइयाँ हम चुन रहे हैं पूरे समूह का प्रतिनिधित्व भी कर रही है, तो इसको हम अनियत या देव निदर्शन विधि या रैंडम सैम्पलिंग भी इसमें इसको कहा जाता है। क्लियर हुई ये बात? इसका मतलब क्या हुआ भी सभी के चुने जाने की संभावना बराबर है, और एक इकाई के चयन का दूसरी इकाई के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई पक्षपात की संभावना नहीं होती। इसको संयोग विधि भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इसमें क्रमबद्ध या अनियत दैविक निदर्शन। अब सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग जो ये हमने ऊपर लिखा था रैंडम सैम्पलिंग, इसका मतलब हो गया जैसे लॉटरी विधि हो गई, किसी का भी नंबर आ सकता है, ग्रीड विधि हो गई, किसी का नंबर आ सकता है, टिपेट विधि हो गई, किसी का नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ इन विधियों से या रैंडम सैम्पलिंग से इकाइयों का चयन किया जाता है, उसको हम कहते हैं अनियत या देव निदर्शन। क्रमबद्ध या अनियत या दैविक निदर्शन है, इसका मतलब क्या होगा, जितनी भी अध्ययन की इकाइयाँ हैं उनको हम एक क्रम में लगा लेंगे। उस क्रम में लगाने के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कितनी इकाइयाँ चयन करनी है। अब कुल इकाइयाँ हैं, उन कुल इकाइयों को जितनी इकाइयाँ हमें चयन करनी है उनसे भाग देंगे तो जितना अंतर आएगा तो उनको क्रमबद्ध हमने डिसाइड कर लिया। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक निदर्शन है। इसमें हमने इकाइयों का आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हो, अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिख सकते हो, ज्योग्राफिकल क्रम में आप इसको लिख सकते हो, किसी भी क्रम में लिखिए, लेकिन क्रमानुसार आपको ये लिखना है। अब हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से 1000 इकाइयाँ हमारे पास कुल है, तो उनको क्रमानुसार 1000 नंबर हमने दे दिए। उनमें से हमें कुल इकाइयों का चयन करना है, वो कितने 200 इकाइयों का चयन करना है। अब इसमें खास बात ये होती है जब प्रत्येक इकाई का जो चयन होता है एक के बाद दूसरी, उसमें अंतर बराबर होना चाहिए। तो वो अंतर कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या कितनी है अपनी 1000, ठीक है, इकाइयाँ कितनी छांटनी है 200, तो इसको हमने 200 से भाग कर दिया तो कुल कितना आया 5 आया। अब प्रत्येक इकाई के बीच में अंतर कितना होगा 5, तो पहली इकाई हम सिलेक्ट करेंगे 5वीं, उसके बाद 10वीं, फिर 15वीं, 20वीं, 25वीं। तो इसको क्या कहा जाता है, क्रमबद्ध या सिस्टेमेटिक निदर्शन विधि। हो गया होगा ना आपकी ये क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्रमबद्ध अनियत दैविक निदर्शन विधि कौन सी होगी, जिसमें जो इकाइयाँ उसको एक क्रम में निर्धारित करके उसके बाद समान अंतर निकाला जाता है, और समान अंतर जो भी निकल कर आता है, जो हमने आपको स्लाइड के अंदर दिखाया भी था, उसी के आधार पर फिर क्या किया जाता है, इसको प्रत्येक इकाइयों को चिन्हित कर लिया जाता है और उनको अपने अध्ययन में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हो गया वर्गबद्ध या सत्रीय स्ट्राटिफाइड है। ये स्ट्राटिफाइड या वर्गबद्ध या क्रमबद्ध है जो ये, इसका मतलब क्या होगा, जब जो अध्ययन की इकाइयाँ हैं उनमें बहुत सारी विविधता हो, विविधता का मतलब उसमें अलग अलग तरह की इकाइयाँ हो, तो वो अलग अलग तरह की इकाइयाँ हो, फिर उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता, जो स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग है इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, संपूर्ण जो जनसंख्या है जिसकी हमें स्टडी करनी है, उस संपूर्ण जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा, और अलग अलग भागों में बांटने के बाद क्या करेंगे, प्रत्येक भाग में से हम देव निदर्शन विधि से सैंपल छांट लेंगे। जैसे इसको भी आप एक स्लाइड के माध्यम से देखिएगा, ये जो हमने लिख रखा है, मान लीजिए इकाइयों को हमने ये वर्गबद्ध या सत्रीय स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग है, इसमें क्या होगा, ये इकाइयाँ अलग अलग है, विविधता है एक समूह के अंदर। मान लो 250 परिवारों की हमें स्टडी करनी है, लेकिन उसमें विविधता है। विविधता क्या है,
हिंदू परिवार भी है, मुस्लिम परिवार भी है, सिख परिवार भी है। तो हमने इसको अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला काम हम क्या करेंगे, उस जनसंख्या, ये वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर इकाइयों में विविधता हो। फिर उन अलग अलग इकाइयाँ जो विविधता है, अलग अलग विशेषताओं वाली जो इकाइयाँ हैं उनको अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे हमने हिंदू मुस्लिम सिख के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट दिया। फिर देव निदर्शन विधि से इसमें सैंपलिंग ले लेंगे, और वो सैंपलिंग कैसे लेंगे, निश्चित अनुपात में लेंगे। निश्चित अनुपात का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ 10% ले लिया, ये हमने एग्जाम्पल लिया, आप 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब 10% ले लिया तो इसका 10% 100, 200 परिवार का 10% 25, और 50 का 10% क्या हो गया, 5। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 125 परिवार हो गए। और 1250 का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 125 परिवार ही आएगा। तो जो ये हमने यहाँ पर किया था वर्गबद्ध या सत्रीकरण, तो उसको हमने अलग अलग भागों में बांटा था। हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिम और सिख है वो क्या हो गया, में स्ट्राट या फिर वर्ग हो गए, या फिर अलग अलग स्तर हो गए। ये हम वहीं पर यूज करेंगे जहाँ पर इकाइयों की विविधता अलग अलग है। तो ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप देखिएगा क्लस्टर, ये समूह अनियत या फिर समूह अनियत विधि, या क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, या फिर इसको हम एरिया सैम्पलिंग भी इसको हम कहते हैं, एरिया सैम्पलिंग भी इसको हम कहते हैं। अब इसमें और देखिए ये दोनों जो विधियाँ हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया, इसको भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब इकाइयों में विविधता होगी तो उनको अलग अलग समूह में बांटा जाएगा। जैसे हमने हिंदू मुस्लिम परिवारों में बांट दिया था। और फिर क्या होगा, पर उसमें समूह में से ऊपर वाले इकाई में तो हमने क्या किया था, एक निश्चित अनुपात में इकाइयों का चयन किया था। परंतु समूह अनियत विधि, इसकी खास बात क्या है, इसमें इकाइयों का जो चयन करेंगे वो निश्चित नहीं होगा। हम ये नहीं करेंगे भी इसमें से 10% का लेंगे, पूरे परिवार अपने जो 1250 परिवार थे उनमें से हम सीधे 125 परिवार ले लेंगे। उसमें ये नहीं देखेंगे भी हिंदू के कितने आ रहे हैं, मुस्लिम के कितने आ रहे हैं, सिख के कितने आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो चयन के पूरे पूरे समूह को, या जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उस क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाएगा। और वर्गों में बांटने के पश्चात, जैसे मान लो 250 परिवार है, उन 250 परिवारों में से रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से, देव निदर्शन के माध्यम से 125 परिवारों को छांट लिया जाएगा। कोई निश्चित अनुपात उसके अंदर नहीं होगा। ओके, तो इसमें तो निश्चित अनुपात था, इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं था। ये बात होगी क्लियर भी, एक में तो निश्चित अनुपात की बात कर रहे हैं और दूसरे में हम किसी भी तरह के कोई निश्चित अनुपात की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा समूह अनियत विधि। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुचरणीय यादृच्छिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। इसका मतलब क्या होगा, जो क्षेत्र है उसको विभिन्न सत्रों में बांट दिया जाएगा, अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया जाएगा। जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उसको अलग अलग, इसमें तो अलग अलग, इन दोनों में तो अलग अलग वर्गों में बांटा था विशेषताओं के आधार पर। हिंदू मुस्लिम सिख या कॉलेज का अध्ययन कर रहे हैं तो बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग बांटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्टेज होगी। ये देखिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। मान लीजिए हमें हरियाणा में बेरोजगारी की दर की स्टडी करनी है, या परिवारों में बेरोजगारी की स्टडी का अध्ययन करना है भी, कैसी कंडीशन है, मल्टी स्टेज इसको सैम्पलिंग हम कहते हैं। तो हमने सबसे पहले हरियाणा के 6 जिले छांटे। फर्स्ट स्टेज पर देखिए सैम्पलिंग 6 जिले, और वो 6 जिले किस विधि से छांटेंगे, रैंडम सैम्पलिंग से छांटेंगे। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब जो सारे ज़िले हैं उनकी पर्चियाँ डाल देंगे एक बॉक्स के अंदर, और फिर उनमें से कोई 6 हम उठा लेंगे। पहले एक उठाई, फिर उसको मिलाया, फिर दूसरी उठाई, फिर उस बॉक्स को मिलाया, फिर तीसरी उठाई। इस तरह से 6 ज़िले हमने छांट लिए। तो पहली स्टेज पर सैम्पलिंग हो गई। फिर उसके बाद वो 6 ज़िले आए हैं, उनमें से दूसरी स्टेज में मान लो हमने 20 तहसीलें छांटनी है, तो सभी 6 जिलों की तहसीलों की पर्ची उसके अंदर डाल देंगे। फिर उनमें से कोई 20 छांट लेंगे। तो ये कौन सी होगी, रैंडम सैम्पलिंग विधि से हम फिर यहाँ पर 20 और छांट लेंगे। फिर अगली स्टेज के ऊपर ये जो कितनी भी स्टेज हो सकती है, मल्टी स्टेज का मतलब हर जगह पर सैम्पलिंग का प्रयोग होगा। फिर 20 जो तहसील है उनके सभी गांवों के नाम लिखकर पर्ची डाल देंगे हम, और उनमें से रैंडम सैम्पलिंग या देव निदर्शन से हम 45 गाँव, 45 जो विलेजेज है उनको पिकअप कर लेंगे। और उन 45 गाँव में से अगली स्टेज में हम 100 वार्ड, गाँव में वार्ड भी होते हैं ना, 100 वार्ड छांट लेंगे। वार्ड छांटेंगे इसका मतलब क्या हुआ, सभी वार्डों के नाम लिखकर और बॉक्स के अंदर डालकर, फिर किसी बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं हम, टिपेट विधि भी लिख सकते हैं, ग्रीड विधि भी लिख सकते हैं। किसी भी विधि से हम 100 वार्ड छांट लेंगे। फिर 5th स्टेज है, उसमें देखिए 200 परिवार हैं,
अब उन 100 वार्डों में जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों की पर्ची डाल देंगे और उनमें से देव निदर्शन विधि से हम कोई 100 परिवार छांट लेंगे। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी? मल्टी स्टेज सैंपलिंग विधि। कौन सी विधि होगी ये? मल्टी स्टेज सैंपलिंग विधि या बहुचरणीय यादृच्छिक निदर्शन। ओके। अनियमित अंकन विधि, अनियमित अंकन विधि। अब देखिए नियमित अंकन विधि, एक तो हमने किया था नियमित अंकन विधि भी। नियमित अंकन विधि कौन सी थी? उनको क्रमानुसार जाकर उनका अंतर निकाल कर, और जितना अंतर आया था हमारा 5 5 10 15 5 5 के अंतर के बाद हमें जितनी इकाइयाँ चाहिए थी वो इकाइयाँ हमने छांट ली। ये जो अनियमित अंकन विधि है ये नियमित अंकन विधि की एकदम ऑपोजिट है। ओके। क्रमबद्ध अनियत या इसको नियमित अंकन विधि भी कहते हैं। ये सिस्टेमेटिक की एकदम ऑपोजिट है। इसमें क्या किया जाएगा देखिएगा, इसमें मान लीजिए हमें 1000 इकाइयाँ, हमने लिया था ना एग्जाम्पल भी, 1000 इकाइयाँ हैं और 1000 इकाइयों में से हमने 200 इकाइयाँ छांटनी है। तो इसको भाग किया, 5 5 का अंतर आया, तो पहली इकाई 5, दूसरी इकाई 10, तीसरी 15, इस तरह से हमने इसमें छांटा था क्रमबद्ध में। ओके। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करेंगे हम, यानी अनसिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, इसमें ऐसे नहीं करेंगे। इसमें कैसे किया जाएगा? मान लीजिए 1000 है, ये 1000 इकाइयों में से हमने 200 इकाइयाँ छांटनी है। 1000 में से हमें कितनी छांटनी है? 1 से लेकर हमने क्रमबद्ध तो कर दिया उनको 1000 तक, 200 इकाइयाँ छांटनी है। तो आपको ध्यान रखना है एक पहली इकाई नहीं ली जाएगी और एक लास्ट इकाई नहीं ली जाएगी। इन पहली और लास्ट को छोड़कर बाकी किसी के ऊपर अनियमित कहीं 2 4 5 6 जितना अपनी मर्जी उस हिसाब से वो 200 इकाइयों के निशान लगा देगा अनुसंधानकर्ता, और जिन जिन के निशान लगाएगा उन्हें अध्ययन में शामिल कर लेगा। तो इसमें पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि शोध करता है वो अपनी मर्जी से निशान लगा रहा है, उसे पता है किस इकाई को शामिल करना है तो जिस इकाई को चाहे निशान उसमें लगा सकता है। लेकिन ये आपको पता चल गया होगा अनियमित अंकन विधि का मतलब क्या होगा? अनियमित अंकन विधि वो विधि होगी जिसमें क्रमबद्ध करके, इकाइयों को क्रमबद्ध करके पहली और आखिरी इकाई को छोड़कर फिर अपने मर्जी से किसी भी इकाई के निशान लगाया जा सकता है। तो ये थी हमारी संभाव्य सैम्पलिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। इसके अंतर्गत हमने किए संभाव्य जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके मेथड, अनियमित या देव निदर्शन रैंडम सैम्पलिंग, क्रमबद्ध अनियत दैविक निदर्शन, या फिर नियमित अंकन विधि, बहुस्तरीय समूह अनियत विधि, और बहुचरणीय और अनियमित। अब जो ये दे रखे हमने यहाँ पर असंभाव्य के, इसके हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये हमने एक्सप्लेन आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए थे। अब टाइप ऑफ सैम्पलिंग करेंगे। ये देखिएगा, जब हम टाइप ऑफ सैम्पलिंग की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अंतर्गत क्या आएगा भी? इसके प्रकार कौन से हैं? तो इसके हमने 2 प्रकार किए हैं, निदर्शन के 2 प्रकार के, संभाव्य और असंभाव्य संभाव्य और असंभाव्य निदर्शन। संभाव्य का मतलब क्या होगा? जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होगी। प्रोबेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संभाव्य का मतलब जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर है। इसमें किसी इकाई को वांछनीय या अवांछनीय नहीं माना जाता है। वांछनीय अवांछनीय नहीं माना जाता है। इसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देव निदर्शन, सरल देव निदर्शन, यादृच्छिक देव निदर्शन भी कहते हैं। तो इसमें एक इकाई के चुने जाने से दूसरी इकाई के चुने जाने पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके साधारण देव निदर्शन या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहीं पर काम करेगा जहाँ पर हमारे पास अध्ययन का स्रोत उपलब्ध हो, सूची उपलब्ध हो, जहाँ से हम अध्ययन इकाइयों की जो पूरी जानकारी है वो ले सकते हैं, उनके बारे में वहाँ से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वहीं से हम, वहीं पर यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो साधारण देव निदर्शन सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर होगी। इसको संयोग प्रणाली भी कहा जाता है। अब मेथड्स इसके अंदर कौन? लॉटरी विधि। लॉटरी विधि कौन सी होती है भी? जैसे एक, जितनी पर्चियां हमें मान लो 1000 इकाइयाँ छांटनी है तो 1000 पर्चियां डाल देंगे, उनमें से एक पर्ची निकालेंगे, बॉक्स को फिर मिला लेंगे, फिर दूसरी पर्ची निकालेंगे, ऐसे सभी के चुने जाने की संभावना बराबर होगी। मान लीजिए हमने एक पर्ची निकाल ली तो बाकी जो पर्ची हैं उनके ऊपर उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी के फिर भी चुने जाने की संभावना रहेगी। तो साधारण देव निदर्शन में एक इकाई के चुने जाने से दूसरी इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कार्ड या टिपिट विधि भी है। इसके अंतर्गत क्या होता है? कार्ड होगा और कार्ड के ऊपर जो अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे, और वो अंक जहाँ पर अपने जो अंक लिखे हुए हैं उसमें अंकों के सामने से काट दिए जाएंगे, जिसके सामने जो बॉक्स आएगा वो अंक छांट लिया जाएगा। इसी तरह से पहले भौतिक नक्शा बनाकर उसमें ग्रिड विधि का मतलब, ग्रिड का मतलब क्या होता है? एक जाड़, एक भौतिक नक्शा बना लेंगे और उस भौतिक नक्शे के ऊपर कटिंग कर देंगे,
फिर वो नक्शा जहाँ पर अपने भौतिक नक्शा बना हुआ है उसके ऊपर वो जो प्लास्टिक का या पारदर्शी हमने कट लगाए हैं वो उसके ऊपर रखेंगे। जो जिस बॉक्स के सामने आएगा वो उसी के अंतर्गत उसी को हम अध्ययन विषय में शामिल कर लेंगे। तो ये साधारण देव निदर्शन विधि में लॉटरी विधि, कार्ड विधि या ग्रिड विधि का प्रयोग किया जाता है। सीमित देव निदर्शन, सीमित देव निदर्शन कौन सा होता है? जिसमें चयन स्वतंत्र या अनियंत्रित नहीं होता है। इसमें जो चयन है लिमिटेड रैंडम सैम्पलिंग भी कहेंगे। इसमें देखिए सभी इकाइयों के चुने जाने की स्वतंत्रता थी। इसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की स्वतंत्रता तो इसी में है, लेकिन इसमें सीमित हो गया वो, उसमें थोड़ा सी बाउंडेशन लगा दी, थोड़ी सी लिमिटेशन लगा दी। तो इसके अंतर्गत इसमें देखिए नियमित अंकन विधि है फिर या सत्रीकृत या वर्गीकृत विधि है। तो इसमें क्या बाउंडेशन क्या लगाई? जैसे इसके अंदर जो अध्ययन की इकाइयाँ हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाएगा। जो सत्रीकृत विधि है इसमें क्या करेंगे? विभिन्न वर्गों में बांट देंगे। विभिन्न वर्गों में बांटने के पश्चात हम जो वर्ग बांटे उन वर्गों में निश्चित अनुपात में इकाइयों का चयन कर लेंगे। जैसे आपको क्रमबद्ध वाले में हमने बताया भी था, वही सेम विधि है ये। नियमित अंकन विधि, इसमें हम क्या करेंगे? क्रमानुसार इकाइयों को जचाकर फिर उसमें अंतर निकाल कर, जैसे हमने 1000 को 200 से भाग करके आपको बताया था भी 5-5 इकाइयों का अंतर आएगा, उसके 5, 10, 15, 20 उसके आधार पर हम इकाइयों का चयन करते जाएंगे। तो सीमित देव निदर्शन वो निदर्शन होता है जिसमें जो निदर्शन है वो पूरी तरह से निदर्शन चयन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र या नियंत्रित नहीं होता है, उस पर नियंत्रण रखा जाएगा नियमित अंकन विधि और सत्रित वर्गीकृत विधि से। दूसरा देखिएगा इसके अंदर अन्य देव निदर्शन है। अन्य देव निदर्शन अदर रैंडम सैम्पलिंग है, उसके अंदर हम किस किस को शामिल करेंगे? एक तो क्षेत्रीय या समूह अनियत विधि है। क्षेत्रीय या समूह अनियत विधि वो हमने आपको बताया था भी, उसको विभिन्न क्षेत्र के अंतर्गत बांट देंगे। विभिन्न क्षेत्र में बांटने का मतलब क्या हुआ? उसको अलग अलग वर्गों में बांट देंगे और अलग अलग इसको क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड भी हमने कहा था। अलग अलग वर्गों में बांट दिया हमने, जैसे बीए फर्स्ट या फिर बीए सेकंड या फिर बीए फाइनल बांट सकते हैं। या फिर मान लो स्टूडेंट की हमें स्टडी करनी है तो हम इसको बीए, बीकॉम और बीएससी के अंदर बांट देंगे। और फिर प्रत्येक समूह में से हम एक निश्चित अनुपात में इकाइयों का चयन कर लेंगे, तो वो क्षेत्रीय या अनियत विधि कहलाएगा। बहुस्तरीय निदर्शन विधि कौन सी होती है? बहुस्तरीय नियमित विधि वो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिसमें अनेक सत्रों पर सैंपलिंग की जाती है, अनेक सत्रों पर निदर्शन का चयन किया जाता है। जैसे हमने हरियाणा में बेरोजगारी के अध्ययन का उदाहरण आपको बताया था भी, इसमें फर्स्ट स्टेज के ऊपर 6 जिले छांटे जाते हैं, सेकंड स्टेज पर 20 तहसील छांटी जाती है। तो ये वो विधि होती है जिसमें अलग अलग स्टेज के ऊपर अलग अलग निदर्शन लिया जाता है। अनियमित अंकन विधि, ये नियमित अंकन विधि की एकदम ऑपोजिट है। अनियमित अंकन विधि वो विधि होती है जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जो बहुत सारी समूह इकाइयां हैं उन इकाइयों को क्रमबद्ध बांट लिया जाएगा और क्रमबद्ध बांटने के पश्चात उसमें क्या किया जाएगा? पहली और लास्ट इकाई को छोड़कर बाकी सभी इकाइयों में जैसे शोधकर्ता की इच्छा हो वैसे वो निशान लगाता जाएगा और उन निर्धारित इकाइयों का चयन कर लेगा। पुनरावृत्त निदर्शन विधि वो निदर्शन विधि होती है जिसमें बीच में बार बार सैंपलिंग ली जाती है, बार बार सैंपल छांटे जाते हैं ताकि किसी तरह की कोई गलतियां न रह जाए। तो ये साधारण जो देव निदर्शन है, साधारण देव निदर्शन है या प्रोबेबिलिटी संभाव्य देव निदर्शन है, इसके 3 भाग हैं। एक कौन सा है? एक साधारण देव निदर्शन और एक सीमित देव निदर्शन और एक अन्य देव निदर्शन। साधारण देव निदर्शन के अंदर हम लॉटरी विधि, कार्ड विधि और टिबिट विधि का प्रयोग करेंगे। सीमित देव निदर्शन के अंदर नियमित अंकन विधि, सत्रीकृत या वर्गीकृत विधि का प्रयोग करेंगे। अन्य देव निदर्शन में क्षेत्रीय विधि, बहुस्तरीय विधि, अनियमित अंकन विधि और पुनरावृत्ति विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इन सभी के अंदर जो सैंपल छांटे जाते हैं वो रैंडम सैंपलिंग होती है। देव निदर्शन विधि से सैंपल छांटे जाते हैं, इनमें पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है, लगभग न के बराबर होती है। इसीलिए इनसे जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं, जो सार निकल कर आते हैं वो वास्तविक और सत्य होते हैं, उसे पूरे समूह के ऊपर बेझिझक लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है अपना दूसरी साइड में जो दे रखा है वो हम करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है उसके प्रकार हम करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सैम्पलिंग के प्रकार बताएं, तो आपको इसी डायग्राम से आप इसको बता सकते हो भी ये 2 प्रकार के होते हैं, संभाव्य और असंभाव्य। संभाव्य के 3 भाग हैं और तीनों भागों में इसके जो विधियाँ हैं साथ साथ में वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि आगे के हम क्वेश्चन लिखा हो उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसमें पहला है निर्णय प्रतिदर्श दर्श विधि। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी विधि वो एकदम
प्रोबेबिलिटी या संभाव्य जो निदर्शन है उसके एकदम ऑपोजिट है। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी या असंभाव्य निदर्शन वो निदर्शन होता है जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना न के बराबर होती है। इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें पूरी तरह से शोधकर्ता के ऊपर निर्भर है। शोधकर्ता जिस इकाई को भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार या फिर उद्देश्य के अनुसार या फिर कोटा निर्धारित करके वो चुन सकता है। लेकिन ये निदर्शन हम वहीं पर प्रयोग करेंगे जहाँ पर हमारे पास जो इकाइयाँ हैं उनका सोर्स अवेलेबल ना हो, उन इकाइयों का कोई स्रोत हमारे पास उपलब्ध ना हो, क्योंकि इसमें पक्षपात की संभावना बहुत रहती है। इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो शोधकर्ता यदि इसमें अपने विचारों मूल्यों को मिक्सअप करता है तो इसके निष्कर्ष वास्तविक नहीं आएंगे। तो पहला है निर्णय प्रतिदर्श। निर्णय प्रतिदर्श इसका मतलब क्या होता है? ये शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है। शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करने का मतलब ये हुआ कि शोधकर्ता को जो चीज़ ठीक लगती है, उसकी जो चॉइस है, उसका जो उसने निर्णय किया वो उसी इकाई को अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत शामिल करेगा। जो उसे अच्छी लगती है इकाई, उन्हीं इकाइयों को वो इसमें अपने निर्णय शोध कार्य के अंतर्गत शामिल करेगा। जजमेंट का मतलब क्या हुआ? वो निर्णय से सैंपल लेगा। निर्णय कौन? शोधकर्ता। जो निर्णय कैसा? जो उसकी पसंद है, जो उसकी चॉइस है, उसी को अपने अध्ययन विषय के अंदर शामिल करेगा। कोटा या प्रतिचयन विधि। कोटा या प्रतिचयन विधि का मतलब क्या होगा? जो समूह है, वो जो इकाइयाँ हैं उनका एक कोट अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। पूरी अध्ययन क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांटने के पश्चात उससे प्रत्येक भाग या क्षेत्र के लिए कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा। अभी इस क्षेत्र के लिए कितनी इकाइयाँ होगी। जैसे मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं, एक कॉलेज की हम स्टडी कर रहे हैं, तो उस कॉलेज को 3 भागों में बांट दिया, पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया, BA, BCom और BSc में। अब 3 भागों में बांट दिया। इसके बाद जो शोध करता है वो इकाइयों का निर्धारण कर देगा। BA से आपको 50 इकाइयाँ लेनी है, आपको BSc से 20 इकाइयाँ लेनी है और BCom से आपको 15 इकाइयाँ लेनी है। इसका मतलब उन्होंने कोटा निर्धारित कर दिया। अब कोटा निर्धारित करने के बाद वो क्या करेगा? शोधकर्ता खुद उन इकाइयों को नहीं छांटेगा, बल्कि अपने अधीन कर्मचारी है उनको कह देगा भी अब आप इसमें से इकाइयों को, जो इकाइयाँ निर्धारित किया वो छांट लें। अब वो यहाँ पर इकाइयाँ जो छांटी जाएगी वो निश्चित जो छांटी जाएगी वो रैंडम सैम्पलिंग से नहीं छांटी जाएगी, देव निदर्शन से नहीं छांटी जाएगी। वो उन कर्मचारियों को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो उन्हीं को अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसीलिए इसमें भी पक्षपात की संभावना रहती है। इसका मतलब सीधा सा है भी कोटा बांट देंगे और कोटे में जितनी इकाइयाँ वो छांट लेंगे, लेकिन वो इकाइयाँ किसी देव निदर्शन लॉटरी विधि से नहीं छांटी जाएगी, वो अपनी मनमर्जी से छांटी जाएगी। सुविधा अनुसार देव निदर्शन या सुविधा अनुसार निदर्शन कन्वेंसिज सैम्पलिंग है। इसके अंदर क्या होता है? जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, वो अपनी पसंद और अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करेगा। इसीलिए इसे सुविधा अनुसार निदर्शन विधि भी कहा जाता है। इसमें सुविधाएं कौन सी? जैसे उसके पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, कितना धन है, कितना समय है, कौन सी उसके पास मैन पावर है, इन सब को ध्यान में रखकर वो इकाइयों का चयन करता है। इसी कारण इसको अवसरवादी निदर्शन भी कहा जाता है। यह विधि तो बहुत सरल है क्योंकि जो जो चीज़ें अच्छी लगी उनको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। विस्तृत निदर्शन या एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। विस्तृत का मतलब क्या होता है? अधिक फैला हुआ। तो इसको आप इसमें आपको ध्यान रखना है, जो विस्तृत सैम्पलिंग है उसमें जो निदर्शन है वो बहुत बड़ा निदर्शन लिया जाएगा। निदर्शन बड़ा लेने का मतलब 5 या 10% नहीं होगा। जैसे पूरी इकाई है उसका मान लीजिए 50% सिलेक्शन करना है हमें। जैसे मान लो 1000 हमने उदाहरण लिया था, अभी 1000 इकाइयाँ, उस 1000 इकाइयों में से 500 या 600 इकाइयों को हमें छांटना है। तो उससे क्या होगा? अध्ययन का क्षेत्र और विस्तृत हो जाएगा। अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इसका जो निष्कर्ष निकलेंगे वो वास्तविक निकलेंगे, अच्छे निष्कर्ष इसके निकलेंगे। तो इसमें क्या होगा? विस्तृत निदर्शन में ये निदर्शन बड़ा होगा, ये अधिक समूह का प्रतिनिधित्व करेगा और इससे निष्कर्ष वो अच्छे निकलेंगे। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन का मतलब क्या होगा? जब अध्ययनकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार, जो अध्ययन का उद्देश्य उसके अनुसार निदर्शन का चयन करता है, सैम्पलिंग का चयन करता है, तो उसे उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसानों की आर्थिक स्थिति की स्टडी करनी है, तो अपनी अध्ययन की इकाइयाँ क्या हुई? किसान हुई। यदि हम उद्देश्य क्या है? किसानों की स्टडी करनी। यदि इसमें हम केवल किसानों को सिलेक्ट कर रहे हैं,
इकाइयाँ हमारी केवल किसान हैं, उन्हीं को सिलेक्ट हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन हो जाएगा। लेकिन यदि इसके अलावा हमने किसान भी सिलेक्ट कर लिए, व्यापारी भी सिलेक्ट कर लिए, इंजीनियर भी सिलेक्ट कर लिए, हमने इसमें बिजनेसमैन भी सिलेक्ट कर लिए, तो फिर हमारा प्रतिचयन उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। मतलब अध्ययन से संबंधित इकाइयों को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन कहा जाता है। स्नोबॉल प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन कौन सा होगा? स्नोबॉल प्रतिचयन वो प्रतिचयन या सैंपलिंग होगा जिसमें जो शोध करता है वो अपने पास हेल्पर रखेगा और शोध का कार्य है वो हेल्पर या सहायक के द्वारा किया जाएगा। स्वयं चयनित निदर्शन या फिर सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग, सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग है। ये सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग कौन सी होगी? इसमें जो शोध करता है वो इकाइयों का चयन नहीं करता, बल्कि जो लोग हैं वो खुद अपना नाम देते हैं वहाँ पर अध्ययन में शामिल होने के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वयं चयनित निदर्शन। इसका मतलब अध्ययन के लिए हमने खुद को चयन किया है, दूसरों ने शोधकर्ता में हमें चयन नहीं किया। इसको आप एक बार फिर समझिएगा। स्वयं चयनित का मतलब, मान लीजिए मैं किसी स्टडी में शामिल होना चाहता हूँ और कोई आगे अध्ययन कर रहा है, उसका मैं पता है, तो मैं उसके पास जाऊँगा और मैं कहूँगा भी आपके अध्ययन में मैं शामिल होना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो मुझे सेलेक्ट वहाँ पर कर लेगा। इसका मतलब मेरा सिलेक्शन मैंने खुद किया है। तो ये कौन सा कहलाता है? स्वयं चयनित निदर्शन कहलाता है। अब आप देखिएगा, संभाव्य जब निदर्शन कहाँ पर लागू होगा? जहाँ पर हमारे पास स्रोत सूची उपलब्ध होगी, और स्रोत सूची उपलब्ध नहीं होगी वहाँ पर असंभाव्य निदर्शन कहलाएगा। असंभाव्य निदर्शन में पक्षपात की संभावना होगी, यहाँ के जो निष्कर्ष है वो कम वास्तविक होंगे, कम सत्यता उसमें होगी। जबकि जो संभाव्य निदर्शन है उससे हम जब स्टडी करेंगे उसमें सत्यता अधिक होगी, वो अधिक वास्तविक होंगे, वो अधिक प्रमाणित भी होंगे। और इसमें जो रोल रहेगा वो शोधकर्ता का कम रोल रहेगा, इसमें पूरा रोल शोधकर्ता का रहेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से, सुविधा से कोटा निर्धारित करके उद्देश्य के अनुसार भी इकाइयों का चयन कर रहा है। ओके, तो ये थे इसके प्रकार। अब यहाँ पर हम इसको आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे तो हम आपको ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि संभाव्य देव निदर्शन, संभाव्य या देव निदर्शन का मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। संभाव्य देव निदर्शन, इसके कितने भाग हमने बताए आपको? 3। साधारण देव निदर्शन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जब समग्र किसी भी इकाई को वांछनीय अवांछनीय न मानते हुए सभी इकाइयों के चुने जाने का समान अवसर मिले। इसमें कार्ड विधि, लॉटरी विधि, टिकट विधि या ग्रिड विधि का प्रयोग करके निदर्शन का चुनाव किया जाता है, तो इसे साधारण देव निदर्शन कहा जाता है। इसे संयोग प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें आप एक ये भी लिख सकते हो, एक इकाई के चयन का दूसरी इकाई पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है सीमित देव निदर्शन। सीमित देव निदर्शन विधि में निदर्शन का चयन स्वतंत्र या अनियंत्रित नहीं होता है। इसमें निदर्शन लेने से पहले सभी इकाइयों को क्रमबद्ध आरोही अवरोही क्रम में या फिर अलग अलग वर्गों में या श्रेणियों में बांट लिया जाता है। इसके पश्चात हमने सीमित देव निदर्शन के नीचे विधियां बताई थी ना, लिमिटेड जो सैंपलिंग है उसके नीचे नियमित अंकन विधि, सत्रित या वर्गीकृत विधि के द्वारा निदर्शन का चयन किया जाता है। देखिए हमने साथ में विधियां भी वो इसके अंदर इंक्लूड कर दी, और सीमित देव निदर्शन क्या है वो भी इसमें बता दिया। इसके बाद आप देखिएगा, तीसरा है जो अन्य देव निदर्शन। तो अन्य देव निदर्शन है, उसमें को हम 3 भागों में बांटा है। क्षेत्रीय देव निदर्शन विधि, इस विधि में जिस क्षेत्र का, ये क्षेत्रीय देव निदर्शन विधि कौन सी है? क्लस्टर्ड या एरिया सैंपलिंग मेथड है। इस विधि में जिस क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है उसे विभिन्न उप क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का अध्ययन करना है तो उसे बीए, बीएससी और बीकॉम में हमने बांट दिया। फिर प्रत्येक उप क्षेत्र से उस क्षेत्र के अनुपात में देव निदर्शन विधि के द्वारा निदर्शन का चयन कर लिया जाएगा। इसमें सभी में आप ये लिखोगे, देव निदर्शन विधि के द्वारा निदर्शन का चयन किया जाएगा। क्यों? कौन से में? संभाव्य निदर्शन वाले में। जैसे आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख परिवार वाला एग्जाम्पल दिया गया था इससे संबंधित, वो इसी के अंतर्गत आएगा। पुनरावृत्त निदर्शन, इस विधि में निदर्शन कार्य बार बार किया जाता है तथा संभाव्य त्रुटियों को दूर करके शोध की त्रुटियों को कम किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? बार बार हम जब सैंपलिंग ले रहे हैं, निदर्शन ले रहे हैं, तो उससे अपने आप त्रुटियाँ कम होगी। बहुस्तरीय निदर्शन विधि, इस विधि में इकाइयों का चुनाव अनेक सत्रों पर किया जाएगा। अनेक सत्रों का मतलब, जैसे आपको बताया था हरियाणा में बेरोजगारी वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें देखो कितने स्तरों पर, हमने 6 स्तरों पर किया था। इकाइयों का चयन देव निदर्शन विधि द्वारा किया जाता है। हो गया ना, सभी में देव निदर्शन संभाव्य में। जैसे देव निदर्शन विधि के द्वारा अध्ययन क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांटने के पश्चात कुछ गांव नगरों का चयन किया जाता है। फिर प्रत्येक गांव या नगरों में से देव निदर्शन विधि के द्वारा घरों का चयन किया जाता है।
फिर उन ग्रहों में देव निदर्शन विधि के द्वारा उन परिवारों का चयन कर लिया जाता है। इस तरह ये विभिन्न सत्रों से होकर गुजरने के कारण बहुस्तरीय निदर्शन विधि कहलाती है। बहुस्तरीय निदर्शन विधि कौन सी होगी? जिसमें निदर्शन का काम अनेकों सत्रों पर किया जाएगा। इसमें हरियाणा वाला एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। अनियमित अंकन विधि। अनियमित अंकन विधि कौन सी है? यह नियमित अंकन विधि के विपरीत हो गया ना, क्योंकि नियमित अंकन विधि में तो एक समान अंतराल होता है अंकों के बीच में, उसके आधार पर हम इकाइयों का चयन करते हैं। इसमें अध्ययन करने वाली इकाइयों की एक सूची बनाई जाती है। पहले हमने सूची बना ली भी 1000 इकाइयाँ हमारे पास है। फिर उस सूची में से प्रथम व अंतिम इकाई को छोड़कर, प्रथम पहली और लास्ट इकाई को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद अध्ययनकर्ता जितनी इकाइयाँ, मान लीजिए 200 इकाइयाँ हमने निर्धारित की है, तो उन 200 इकाइयों का चयन करेगा और उन्हें ही अपने अध्ययन विषय में शामिल कर लेगा। तो इससे पक्षपात की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि अपनी मर्जी से किसी भी इकाई को वो शामिल कर सकता है। तो ये 3 प्रकार थे संभाव्य निदर्शन के। कौन कौन से? सरल देव निदर्शन और सीमित देव निदर्शन और अन्य देव निदर्शन। अब असंभावित निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत क्या आएगा? जब स्रोत सूची उपलब्ध न हो, भी हमें पता ही ना हो कि इस इकाइयों का हम चयन कहाँ से करें, उस स्थिति में संभावित निदर्शन से इकाइयों का चयन नहीं होता है। हमारे पास स्रोत उपलब्ध नहीं है, इकाइयों की सूचना उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर उस स्थिति में असंभाव्य निदर्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा या विवेक के अनुसार इकाइयों का चयन करता है। रोल किसका आ गया? शोधकर्ता का आ गया। ऐसा करते समय शोधकर्ता को कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसे सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर नहीं मिलता। इससे निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। और आप इसमें यह भी लिख सकते हो, इसमें पक्षपात की भी संभावना बहुत अधिक रहती है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, जब अध्ययनकर्ता समग्र में से किसी विशेष उद्देश्य से कुछ प्रतिनिधित्व इकाइयों का चयन करता है, तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सहविचार निदर्शन भी कहा जाता है। जैसे हरियाणा में बेरोजगारी की अवस्थाओं का अध्ययन या किसानों की आर्थिक स्थिति की हमें स्टडी करनी है, तो यदि हम किसानों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया? उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सहविचार निदर्शन कहा जाता है। इसमें चुनने वाले की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य प्रधान। चुनने वाला कौन? शोधकर्ता। इसे आकस्मिकता पर कुछ नहीं छोड़ा जाता है, मतलब जो शोध करता है उसी का निर्णय मुख्य रहेगा यहाँ पर। इसके बाद आप देखिएगा ये सुविधापूर्ण निदर्शन। सुविधापूर्ण निदर्शन कौन सी होते हैं? इसमें अध्ययनकर्ता अपनी सुविधा किसको? शोधकर्ता को सुविधा के अनुसार किसी भी इकाई को निदर्शन के रूप में चुन सकता है। इसे सुविधा अनुसार निदर्शन प्रणाली कहा जाता है। मतलब जिस प्रणाली में निदर्शन शोधकर्ता की सुविधा के अनुसार चयन किया जाएगा, उसे सुविधा अनुसार निदर्शन प्रणाली कहा जाएगा। इसमें शोधकर्ता को सुविधा कौन सी? जैसी उसके पास उपलब्ध संसाधन, धन, समय, मानव शक्ति आदि का ध्यान रखता है। इसके पश्चात वह निदर्शन का चुनाव करता है। इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा का ध्यान रखता है, सुविधा का या पसंद का या चॉइस का ध्यान रखता है, इसलिए इसे आकस्मिक या अवसरवादी निदर्शन भी कहा जाता है। यह विधि सरल तो बहुत है, परंतु इसमें पक्षपात की संभावना भी अधिक है। स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली, इस विधि में संबंधित व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर निदर्शन का अंग या इकाई बन जाते हैं और शोधकर्ता को उसको चुनाव नहीं करना पड़ता है, इसलिए इसे स्वयं चयनित निदर्शन प्रणाली भी कहा जाता है। अभ्यंस या कोटा निदर्शन प्रणाली। अभ्यंस या कोटा निदर्शन प्रणाली कौन सी है? अभ्यंस, इसमें अनुसंधानकर्ता क्षेत्र को अनेक भागों में बांट देगा और प्रत्येक भाग या क्षेत्र के लिए कोटा निर्धारित कर देगा। जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम का हमने एग्जाम्पल लिया था, उसमें कोटा निर्धारित कर देगा भी बीए से 20, बीएससी से 15 और बीकॉम से 10 विद्यार्थी हमें सेलेक्ट करने हैं। तो वो कोटा निर्धारित जब किया जाएगा, तो उसमें उसके बाद जो अपने अधीन कर्मचारी है, उसमें से खुद वो सेलेक्ट नहीं करेगा। इसके पश्चात शोधकर्ता द्वारा अपने अधीन कर्मचारियों को, इकाइयों को चयन करने के लिए कहा दिया जाएगा, और वो अधीन कर्मचारी है वो अपनी इच्छा के अनुसार उन इकाइयों को चुनते हैं जो अनुसंधान कार्य में आगे सहयोग देती है। तो इसमें भी पक्षपात की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई अन्य नियम या विधि या फिर देव निदर्शन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब इसका जब ये पूरे लेसन का इसका यदि हम सार निकालेंगे, तो अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निदर्शन मुख्य रूप से संभाव्य और असंभाव्य दो ही प्रकार का होता है। संभाव्य निदर्शन अधिक विश्वसनीय, पक्षपात रहित, जबकि असंभाव्य निदर्शन अत्यधिक सरल, परंतु पक्षपात की संभावना इसमें बहुत अधिक होती है। आपको यदि इस वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है आपको। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है या समूह अनियत विधि है, वो
किसके अंतर्गत आएगी? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आएगी या नॉन प्रोबेबिलिटी? दोबारा सुनिएगा, समूह अनियत विधि है वो संभाव्य निदर्शन के अंतर्गत आएगी या असंभाव्य निदर्शन के अंतर्गत आएगी? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।